Assalamu alaikum. Hope you people are doing good and you are watching my YouTube channel that is Biology with Zainab, and we are learning chapter number 2, that is solving biological problems of 9th class biology. So in the last video we have covered our topic number 1, that is what are biological problems. सबसे पहले तो हमने ये समझा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, और अब हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है. व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व अवर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो हमने कहा, पहले तो हमने ये कहा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं. वो प्रॉब्लम्स biological problems होती हैं. Either they are related to animals, either they are related to human beings, or either they are related to plants. So this is a flow chart of solving biological problem you are seeing in your screens right now. अच्छा, ये चार्ट जो है वो आपकी बुक से ही लिया गया है, बायोलॉजी की बुक से. तो आप पहले स्टेप से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. इसको हम बिल्कुल एंड में दोबारा से एक ओवरव्यू लेंगे. अभी हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो द स्टेप नंबर वन इज ऑब्जर्वेशन. किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला उसूल, पहला तरीका ये है कि हम उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. ऑब्जर्वेशन लेनी है सबसे पहले, विदाउट एनी क्योस, विदाउट एनी टेंशन. सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली, विजिलेंटली हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. तो ऑब्जर्वेशन करने के भी दो पैरामीटर्स होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होता है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन करी, यानी हमने एक चीज़ पर नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑब्जर्व किया. और क्वांटिटेटिव मतलब ये है कि हमने किसी एक चीज़ पे ही फोकस करके उसकी ऑब्जर्वेशन ली. हमने कोई 2 से 3 चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन नहीं करे, हम सिर्फ एक चीज़ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव. और हम मल्टीपल चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो दैट इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. अच्छा, ये देयर आर सम मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो अब देयर इज़ अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन्स. तो अब आप मुझे बताएँगे इसको देखते हुए कि इनमें से कौन-सा क्वालिटेटिव मेथड है और कौन-सा क्वांटिटेटिव मेथड है. मैं कमेंट्स में आप लोगों का इंतज़ार करूँगी कि आप लोग मुझे बताएँ कि इनमें से कौन-सा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. दिस इज़ योर टास्क. सो नाउ हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली कि एक हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है मलेरिया की, ठीक है. अब हमने उसको बाय टेकिंग बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. हम ये कह देते हैं कि भाई एक पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की, फॉर लेट्स से हम कह देते हैं कि एक 100 पीपल्स की एक पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की, और वहाँ पे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, दैट इज़ मलेरिया, ठीक है. अब हमने उसको सॉल्व करना है. अब हमें नहीं पता अभी तक कि मलेरिया क्या होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ. अभी हमें कुछ भी नहीं पता मलेरिया के बारे में, बट हमें पता है कि अभी एक बीमारी आ गई है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करना है. सो क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में हमने ऑब्जर्वेशन लेनी थी. हमारा पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन का. तो उसके साइंटिस्ट ने क्या किया, क्वालिटेटिव रिसर्च करी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करी. कैसे कि साइंटिस्ट ने 2 सैंपल्स लिए ब्लड के, उसी पॉपुलेशन में से 2 ब्लड्स के सैंपल लिए. एक एक ऐसा ब्लड सैंपल लिया, ऐसे इंसान का ब्लड सैंपल लिया जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, उसको कोई सिम्पटम नहीं थे डिज़ीज़ के, कुछ भी नहीं था उसको. और एक ऐसे इंसान का ब्लड सैंपल लिया जो कि इन्फेक्टेड था, जिसको मलेरिया के सारे सिम्पटम्स थे, उसको बुखार था, नज़ला था, खाँसी थी, सब कुछ था. उसको ऑब्ज़र्व किया. अच्छा, जब ऑब्जर्वेशन करी तो पता चला कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या है कि उसके ब्लड सैंपल में छोटे-छोटे टाइनी क्रिएचर्स मौजूद हैं, छोटे-छोटे पैरासाइट्स मौजूद हैं. तो उन पैरासाइट्स को क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम कह दिया. और जो नॉर्मल पर्सन थे, उनके ब्लड सैंपल में बिल्कुल उनका क्लियर ब्लड सैंपल था. तो ये हमारी एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन हो गया.
अब ये देखें आप कि स्क्रीन पर ये स्लाइड्स आ रही होंगी। दीज आर क्लियरली शोइंग प्लाज्मोडियम इन द ब्लड सैंपल। अगर हम ये रेड वाली ब्लड सैंपल को देखें तो इसके अंदर जो पर्पल कलरेशन है दैट इज शोइंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। एंड अगर हम ये वाली देखें, पर्पल वाली स्लाइड देखें, तो इसके अंदर आपको ये आपकी बुक से ही पिक्चर ली गई है। तो ये आपको बता रही है कि आपके ब्लड सैंपल में छोटे छोटे पैरासाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन हो गया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ अवर स्टेप टू इज हाइपोथेसिस। आसान अल्फाज में हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है अंदाज़ा करना, गैस करना, सोचना, सोचो फिक्र करना कि अच्छा, सोचो फिक्र में दो बातें होती हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ये दोनों बातें हाइपोथेसिस में होती हैं। अच्छा, जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई, इंटेलिजेंट गैस बाय साइंटिस्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस कभी भी पहले नहीं होगा, पहले ऑब्जर्वेशन होगी फिर हाइपोथेसिस होगा। अच्छा, जब हमने ब्लड सैंपल देख लिया कि उसके अंदर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके ब्लड के अंदर छोटे छोटे पैरासाइट्स मौजूद हैं, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हमने एक गैस किया कि ये जो छोटे पैरासाइट्स हैं यही कॉज है मलेरिया, ये जो डिजीज़ हो रही है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इन्हीं पैरासाइट्स की वजह से हो रहे हैं। ये हमारा गैस था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, होना तो ये चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा हाइपोथेसिस के अंदर ही आता है रीजनिंग, रीज़न देना कि अगर ये बात सच है तो कैसे सच है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या जो है ना वो कितनी हद तक ये बात सही हो सकती है। तो हम ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस करने के बाद एक छोटे से कंक्लूजन पर आते हैं जिसको हम रीजनिंग, अभी हम कंप्लीट कंक्लूजन पर नहीं आएंगे, अभी हम छोटे से कंक्लूजन पर आएंगे जिसको हम बोलेंगे रीजनिंग। अब रीजनिंग भी दो तरीके की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है और एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अच्छा, पहले तो हम ये देखेंगे कि रीजनिंग क्या बन रही है हमारी। इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पैरासाइट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम एंड देयर ऑल पेशेंट्स मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो हमने ये रीज़न दिया कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है तो हर पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रीजनिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग इज अ गैस जिसमें हम डायरेक्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं आते। इट डज नॉट 100% करेक्ट। अभी हमने बोला कि इफ मलेरिया, जहाँ पर आ जाए इफ, कि अगर मलेरिया ही मलेरिया का कॉज है तो ही ऑल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ये हमारा गैस है। अभी हम डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। डिडक्टिव रीजनिंग इज कि हमें 100% इस बात की यकीन है कि जो मैं बात कह रही हूँ 101% सही है। मैंने कहा कि मुझे नज़ला हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, तो यकीनन मुझे वायरल है, तो ये एक 100% करेक्ट बात है। तो जहाँ पर हमें शक हो किसी भी बात का कि ये बात सच भी है कि नहीं है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ये बात 101% सही है, कुछ भी कह लो ये बात सही है तो सही है, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट आई है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये आइदर इट इज इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, हमने हाइपोथेसिस भी कर लिया, हमने अंदाज़ा भी लगा लिया, हमने रीजनिंग भी कर ली। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव आवर स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट मस्ट बी प्रूफ बाय द एक्सपेरिमेंट। हमने जो भी स्टेटमेंट दी है आइदर इट इज करेक्ट आइदर इट इज रॉन्ग, तो वो कैसे प्रूफ होगी, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ होगी। टू प्रूव साइंटिफिक रीजनिंग एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन परफॉर्म। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हमने क्या किया, जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था, जो कि हमारे नॉर्मल पर्सन का ग्रुप था, एक हमने वो लिया। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनका ग्रुप, उनका ब्लड सैंपल लिया। हमने दोनों सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज रिजल्ट। अब हमें अपने हाइपोथेसिस को करेक्ट, आइदर हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, जो हम गैस करें वो बात सही है कि नहीं है, आइदर हमारा हाइपोथेसिस गलत है कि नहीं है।
तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा और यही हमारा रिजल्ट बनेगा। तो हमारी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगी एक्सपेरिमेंट की। ऑल मलेरिया पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वेयर एज नॉर्मल पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी कि हमने उन 100 पॉपुलेशन में से 25 अगर नॉर्मल ब्लड सैंपल्स हैं और 25 हमने इन्फेक्टेड ब्लड सैंपल्स हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि 25 इन्फेक्टेड पर्सन्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था और 25 नॉर्मल पर्सन्स के ब्लड नॉर्मल थे, उनमें कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो हमारे रिजल्ट, हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे प्रूफ हो गया, हमारा हाइपोथेसिस भी करेक्ट हो गया और हमारा रिजल्ट भी आ गया कि जो नॉर्मल पर्सन्स थे वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम्स थे। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू गिव अ कंक्लूजन फॉर आवर होल ऑब्जर्वेशन। हमारा कंक्लूजन क्या निकला? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। आखिरी बात ये हुई कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, जिनको डिजीज कॉज हो रही है, उनके ब्लड सैंपल के अंदर टाइनी पैरासाइट्स मौजूद हैं। उन टाइनी पैरासाइट्स को हमने प्लाज्मोडियम कह दिया एंड दैट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। एंड आफ्टर अ सर्टेन कंक्लूजन, कोई भी चीज़ जो साइंस के अंदर एक फैक्ट बन जाए, जो 100% बार बार रिपीटेशन टेस्टिंग के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद 101% बिल्कुल प्रूफ हो, तो हम साइंस में थ्योरी बन जाती है, देन लॉ बनती है एंड वो प्रिंसिपल बन जाता है। दैट इज़ अवर टॉपिक नंबर 2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड टेक केयर।